चलें जी, कंटिन्यू करें जी। यस सर। सार्कोइडोसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर बयान कर रहा था कि इसमें जो एक्सरे के अंदर फाइंडिंग क्या आती है, एक्सरे के अंदर जो है जो हाइलम वाला एरिया होता है उसमें दोनों साइडों के लिम्फ नोड जो है वो उसका शैडो अच्छा खासा प्रोमिनेंट होता है। बाइलेटरल लिम्फेडिनोपैथी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है किसका, सार्कोइडोसिस का। अच्छा, फिर जब हम इन लिम्फ नोड की बायोप्सी लेते हैं ना, उधर से जो है वो स्पेसिमेन लिया जाता है, तो उसमें आप क्या देखते हो, नॉन क्रिएटिंग ग्रेनुलोमा, उसको फिर 100% कंफर्म कर देता है कि जी वाकई इसको सार्कोइडोसिस ही है। क्लियर है? ये सार्कोइडोसिस डन हो गया ये इतना सारा। जी सर। जी सर। अगर नेक्स्ट आते हैं, इसका रिलेशन हमने देखना है टीबी के साथ जो है। तो टीबी और सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आती है। सार्कोइडोसिस जिन पेशेंट को होती है उनमें प्रॉब्लम क्या होता है, असल असल पैथोजेनेसिस यही चलती है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, काज कोई क्लियर नहीं है। कोई इम्यूनोलॉजिकल कहते हैं अबनॉर्मलिटी है। क्या अबनॉर्मलिटी है, हमारे टी सेल जो हैं वो TH1 सेल जो है वो बेटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। हमारे टी सेल के अंदर जो है ना प्रॉब्लम जो ये डेवलप होती है वो टी सेल्स की वजह से डेवलप होती है। अब वो क्यों ऐसा वो ग्रेनुलोमा बना देते हैं, कोई रीजन अननोन है। रीजन जो है उनकी बिल्कुल नहीं पता कि अब कुछ इसके अंदर जो असल जो टेस्ट है इसके इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इम्यून सिस्टम की होती है एनर्जी जो है। इम्यून सिस्टम जो है वो इसमें सही से काम नहीं करता। टी सेल जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, स्पेशली जो है वो TH1 वाले। TH1 वाले जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं, उनकी उनका प्रॉब्लम आ रहा है। जब उनका प्रॉब्लम आएगा तो कोई भी एंटीजन, बेशक वो कैंडिडा का हो या फिर वो पीपीडी या फिर टीबी वाला हो, एनर्जी वाली सिचुएशन होती है इसके अंदर। तो हमने बनाना होता है ग्रेनुलोमा, स्किन के नीचे हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो अगर तो वो 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स के अंदर अंदर स्किन के नीचे जो है वो नोड्यूल सा बन जाए, इसका मतलब उसमें टीबी है। उसको मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, इसको हम टीबी में डिस्कस करेंगे। वो ग्रेनुलोमा बनाने के लिए आपको जो है वो TH1 सेल चाहिए होता है और ग्रेनुलोमा बनाने के लिए आपको मैक्रोफेज चाहिए होता है। तो टी सेल जो होते हैं वो सही से काम नहीं करते, तो सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के अंदर टीबी डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट में जब आप टीबी का टेस्ट करते हो तो ये टेस्ट जो है वो अक्सर क्या होता है, उसको टीबी के फीचर भी आना शुरू हो गए लेकिन वो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट होती है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है कि रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है लेकिन लग रहा है कि है उसको टीबी। क्लियर है? तो ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आता है कि इन पेशेंट में टीबी को डायग्नोज करना डिफिकल्ट होता है, कि टीबी का जो टेस्ट करते हैं वो नेगेटिव आ जाता है। तो ये काजेज होती हैं, इसको पीपीडी टेस्ट कहते हैं। उसमें से एक काज इम्यूनो सप्रेशन, जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं या कोई एंटी कैंसर ड्रग ले रहा होता है या उनका इम्यून सिस्टम किसी वजह से लो होता है, उन सब के अंदर जो टीबी का जो टेस्ट किया जाता है वो नेगेटिव ही आता है, इवन उसको टीबी है। तो उसमें से एक का सार्कोइडोसिस भी है। तो सार्कोइडोसिस फॉल्स नेगेटिव टीबी टेस्ट की एक वजह बनती है। इसमें टी सेल सही तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। क्लियर है? टी सेल का प्रॉब्लम होता है, तो टी सेल जो है वो सही तरीके से ग्रेनुलोमा नहीं बना पाते, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सही से रिलीज नहीं हो पाते। तो ये इशू होता है इसके अंदर। तो टीबी का टेस्ट जो है वो प्रॉब्लम करेगा। टीबी का टेस्ट कैसा आएगा, फॉल्स नेगेटिव जो है, फॉल्स नेगेटिव जो है। अब सार्कोइडोसिस की वजह क्या है, हमें नहीं पता क्या वजह है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, कोई एविडेंस नहीं है। सार्कोइडोसिस की इटियोलॉजी कुछ क्लियर नहीं है। शायद बस यही है कि टी सेल की नॉर्मेलिटी है, उसने ग्रैनुलोमा बना दिए। अब वो ग्रैनुलोमा उधर तो बन गया लंग्स के अंदर, ये ग्रैनुलोमा केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। जो टीबी का ग्रैनुलोमा होता है वो कैसा होता है, नॉन केजिएटिंग। अब वो ग्रैनुलोमा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। क्लियर है? टीबी वाला ग्रैनुलोमा ठीक नहीं बनता तो उसकी रिपोर्ट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। टीबी उसको इवन उसको है लेकिन उसका टेस्ट उसका नेगेटिव आएगा। अच्छा, इसकी बाकी चीजें देखते हैं और इसके अंदर सार्कोइडोसिस के अंदर जो है बाकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन सिस्टम अफेक्ट होते हैं। लंग्स कितने परसेंट इन्वॉल्व होते हैं सार्कोइडोसिस को, इसको ना बाकी सिस्टम की डिजीज में नहीं रखा जाता। इसको जब भी आप पढ़ोगे सार्कोइडोसिस आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही मिलेगी। क्यों? 90% केसेस में होते ही लंग्स इन्वॉल्व है इसमें। स्किन होगी, स्किन में भी डर्मेटोलॉजी के अंदर भी आपको सार्कोइडोसिस नहीं मिलेगी। ये नहीं कि अगर स्किन की डिजीज है, क्योंकि इसमें मेजोरिटी लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर के अंदर रखा हुआ है इसको। लेकिन ये मल्टी सिस्टम डिजीज है।
ये है मल्टी सिस्टम डिजीज, सिर्फ लंग अफेक्ट नहीं करती। अच्छा, तो लंग अफेक्ट हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस जो है, फाइब्रोसिस भी कैसी है, विद ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के बाद उसको जो है फाइब्रोसिस डेवलप होगी। और क्या होगा, अब ये डिजीज जो है वो लिम्फ नोड इन्वॉल्व करेगी। 70-90% जो है जो प्री ट्रेकियल पैराट्रेकियल जो ट्रेकिया के आसपास जो सारे लिम्फ नोड सारे इनलार्ज हो जाएंगे। हाइलम वाले लिम्फ नोड वो भी इनलार्ज, दोनों साइडों वाले, एक साइड वाले नहीं। स्किन के अंदर क्या मिलेगा, अरिथमा नोडोसम, रेड नोड्यूल, अरिथमा नोडोसम। अरिथमा नोडोसम रिमोट हार्ट की डिजीज होती है, रिमोटेड आर्थराइटिस, उसके अंदर भी बनते हैं रिथमा नोडोसम जो है। तो नोड्यूल जो है, या फिर जो डिजीज होती है रिमोटेड हार्ट आर्थराइटिस जो है, रोमेटिक हार्ट डिजीज जो है, या उसके इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस भी होती है, उसके अंदर भी नोड्यूल्स बनते हैं। लेकिन उन नोड्यूल्स में आपको ग्रेनुलोमा नहीं नजर आएगा। ये जो नोड्यूल्स बन रहे हैं स्किन के ऊपर, इसके अंदर ग्रेनुलोमा होगा, और वो भी नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होगा। जहां भी लेयन होगा सार्कोइडोसिस का, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा के साथ होगा। आई के अंदर जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड अफेक्ट कर रहा है, लैक्रिमल ग्लैंड जो है। तो इस पेशेंट का जो है ना वो लैक्रिमल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ड्राई आई भी होती है, ड्राई माउथ भी होता है इस पेशेंट का साथ में। ड्राई आई, लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमेशन करता है, लुब्रिकेट करता है आई को, तो इसका प्रॉब्लम आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है इसकी। और इसके अलावा क्या हो रहा है, रेटिनाइटिस, रेटिना का प्रॉब्लम भी हो रहा है, विजन भी खराब होगी। आई इन्वॉल्वमेंट, स्किन इन्वॉल्वमेंट, आई इन्वॉल्वमेंट, लंग इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, सिका सिंड्रोम क्या होती है। सिका सिका सिंड्रोम कहते हैं टोटली ड्राई आई, ड्राई माउथ। सिका सिंड्रोम के अंदर आंखें भी खुश्क होती हैं और माउथ भी, क्यों, एक्सोक्राइन ग्लैंड डैमेज हो जाते हैं। सार्कोइडोसिस जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो उनको भी इफेक्ट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उनका प्रॉब्लम आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड डैमेज हो गए हैं, इसलिए ड्राई आई और ड्राई, जिसको कहते होते हैं सिका सिंड्रोम जो है। मैकुलिक सिंड्रोम भी सेम होती है, इसमें सिर्फ आई इफेक्ट होती है मैकुलिक सिंड्रोम के अंदर जो है, सेम वही चीज है, ठीक है, इसमें भी ड्राइनेस होती है। अच्छा, लिवर के अंदर लिवर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लिवर के अंदर भी क्या मिलेगा, अगेन अगर फाइब्रोसिस हो गया, अगेन ग्रेनुलोमेटस लाइन, बोन मैरो के अंदर ग्रेनुलोमा बन रहे हैं। इसने कोई सिस्टम छोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट जो है वो सब सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। सर हर जगह ग्रेनुलोमा बन रहा है, और वो ग्रेनुलोमा कैसा होगा, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, 90% इन्वॉल्व लंग्स, 90% केसेस के अंदर लंग्स इन्वॉल्व होने हैं। तो ये भी सेम इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो रही है, तो उसको भी आप किस ग्रुप में रख सकते हो, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर के अंदर आप सार्कोइडोसिस भी मेंशन कर सकते हो। बाकी जो पीछे हमने काजेस पढ़ी, बाकी काज पीछे पड़ी कि अगर उस फाइब्रोसिस की काज नहीं मिली विदाउट ग्रैनुलोमा, उसको हमने बोला था इंटरस्टिशियल इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड काज थी, या फिर कार्बन थी, या फिर सिलिकॉन थी, या फिर एस्बेस्टॉस थी, उसको हमने उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा। अब ये जो पैथोलॉजी है, इसमें सिर्फ इम्यूनोलॉजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और इसमें भी काज कोई नहीं है इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ लंग्स अफेक्ट नहीं होते, ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, 90% इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्सरे का फीचर क्या है, हिस्टोलॉजी का फीचर क्या है, लैब फाइंडिंग क्या होती है, एक्सरे के अंदर आपको बाइलेटरल लिम्फोडेनोपैथी मिलेगी, बाइलेटरल लिम्फोडेनोपैथी, वेरी टिपिकल रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग फॉर सार्कोइडोसिस जो है, क्लियर है। सार्कोइडोसिस का तो हिस्टोलॉजिकल पैटर्न क्या होता है, जहां भी ये डिजीज स्किन में ग्रैनुलोमा बनाए, आई में ग्रैनुलोमा बने, लिवर में बने, जहां जिन जिन सिस्टम को उसने इन्वॉल्व किया है, बोन मैरो के अंदर ग्रैनुलोमा बने, सारे के सारे ग्रैनुलोमा कैसे होंगे, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा जो है। लंग्स में इसमें टीबी के साथ इतना क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ग्रैनुलोमा बनता है और इसमें भी ग्रैनुलोमा बनता है, तो पैथोलॉजी नियरली सेम सेम दिख रही होती है। उसमें भी यही इशू आने हैं, टीबी के अंदर भी वो ग्रैनुलोमा जो डिफरेंशिएशन आएगी वो हम बायोप्सी लेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि वो टीबी का ग्रैनुलोमा है या इसका ग्रैनुलोमा है। लिम्फ नोड उसी तरह टीबी के भी लार्ज होते हैं, इसके भी लार्ज होंगे, क्लियर है कि नहीं। टीबी में ज्यादातर जो लेयन होता है वो एक ही साइड पे होता है, पहले टीबी एक लंग में होता है, तो उस वाली साइड के राइट वाइट लंग में टीबी है तो राइट वाली साइड के सारे लिम्फ नोड इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे। जब वो टीबी स्प्रेड करता है ना पूरी बॉडी में, फिर दूसरे लंग्स में जाता है, फिर पूरी बॉडी के लिम्फ नोड इनलार्ज होंगे। अदरवाइज जब टीबी स्टार्ट में होता है तो एक ही साइड के जो है ना यूनिलेटरल लिम्फोडेनोपैथी होती है, बायलेटरल नहीं होती। सार्कोइडोसिस के अंदर बायलेटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी
टिपिकल रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है। इसके अलावा और नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। हिस्टोलॉजिकल जो है, हिस्टोल एक नाम के लिए ग्रेलोमा हमने कहा, एपिथेलियाइड ग्रेलोमा सेम बात है, एपिथेलियम एपिथेलियाइड सेल्स तो होंगे ना, ये स्किन नोड्यूल देखो इसके अंदर भी जो केजिएटिंग ग्रेलोमा होगा, नॉन केजिएटिंग ग्रेलोमा होगा इसके अंदर भी। अब इस ग्रेलोमा के अंदर जो अपीयरेंस होती है, इसमें अंदर ह्यूमन बॉडीज हैं और एस्ट्रियाइड बॉडी है, ह्यूमन बॉडी और एस्ट्रियाइड बॉडी। एस्ट्रियाइड ह्यूमन बॉडी या एस्ट्रियाइड बॉडी जो है वो स्टार शेप है, नजर आपको नजर आ रहा है, ये स्टार शेप इस तरह की अपीयरेंस होगी इन बॉडीज की, ये स्टार शेप, इसको एस्ट्रियाइड बॉडी कहते हैं। ये सार्कोइडोसिस की फाइंडिंग है। शाफ्ट बॉडी भी होता है, शाफ्ट बॉडी वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस में उसमें आएगा, रोमेटिक हार्ट डिजीज में आएगा, ये डिफरेंट तरह की बॉडी है। ग्रेनुलोमा ये ग्रेनुलोमा है, एस्ट्रियाइड बॉडी होते हैं इस ग्रेनुलोमा के अंदर जो है इस तरह की अपीयरेंस होती है इसकी। क्लियर है, ये आपकी एस्ट्रियाइड बॉडी है नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा के साथ जो है। ये क्या आपकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज से रिलेटेड जो है सार्कोइडोसिस जो है। डन हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, पल्मोनरी इओजिनोफिलिया। पल्मोनरी इओजिनोफिलिया इस ये हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी दो टाइप की है, एक में है कि एंटीबॉडी बन जाए, दूसरे में है कि सिर्फ इओजिनोफिलिया जो इओजिनोफिल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय करें। अब इओजिनोफिलिया होता क्यों है, इओजिनोफिल का लेवल आपकी बॉडी में क्यों ज़्यादा होता है। अगर आपको कोई एलर्जिक कंडीशन है, कोई भी एलर्जिक कंडीशन हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 है, आईजीई वगैरह ज़्यादा पैदा होता है, तो इस उस पेशेंट के अंदर भी एक्जिमा होता है, स्किन की डिजीज़ है, अर्टिकेरिया स्किन की डिजीज़ है, अगर आपको ये डिसऑर्डर है तो आपके ब्लड के अंदर जो है इओजिनोफिल का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा जो ट्रॉपिकल एरिया से जो है ना जो बिलोंग करता है उसमें उधर पैरासाइट ज़्यादा होते हैं, तो पैरासाइट का जिनको इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, पैरासाइट की इन्फेस्टेशन जो है, माइक्रोफ्लेरा हेलमंथीज ये सारे पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट्स को किल करने के लिए हम कौन से सेल यूज़ करते हैं, इम्यूनोलॉजी जो है पैरासाइट को किल करने के लिए इओजिनोफिल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो जिन जिन पेशेंट में वर्म्स जो है जीएलटी के वर्म या रेस्पिरेटरी वर्म्स जो पैरासाइट्स जाते हैं, तो उन बंदों के अंदर भी इओजिनोफिल का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। क्लियर है, तो इनके अंदर भी इओजिनोफिल का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब ये इओजिनोफिल जो है वो इतने ज्यादा है, ये इओजिनोफिल ही एल्वोलाई की इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। इओजिनोफिलिया है, इओजिनोफिलिया पल्मोनरी इओजिनोफिलिया जो है। क्लियर है, अब वो ये सिंपल पल्मोनरी इओजिनोफिलिया, इसको लो फ्लड सिंड्रोम कहा जाता है, इसमें हार्ट भी इफेक्ट होता है, सिर्फ लंग्स नहीं। लो फ्लड सिंड्रोम जो है ये कार्डियोमायोपैथी भी होती है, उसके अंदर जो है वो हार्ट भी इफेक्ट होता है, उसके अंदर भी सेम कंडीशन है इओजिनोफिलिया। ये ज्यादा इओजिनोफिल जो है, इओजिनोफिलिया जो है आपको गैस्ट्राइटिस, आपको जो है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से रिलेटेड जो है ना एसोफेजाइटिस होती है। एसोफेजाइटिस जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज काफी कॉमन, तो हार्ट बर्न कहते हैं। इओजिनोफिलिया जो है वो एसोफेगस को भी इन्फ्लेम कर सकता है। इओजिनोफिल अगर लंग्स के अंदर चले जाए ना ये सेल्स, तो एल्वोलाई को जाकर डैमेज करते हैं। मतलब अब जो प्राइमरी पैथोलॉजी थी, इंटरस्टिशन की लंग की डिसऑर्डर है, पेशेंट को जब भी डिस्निया का साइन सिम्टम होगा, सबसे पहली रिपोर्टिंग तो हम सीबीसी करवाते होते हैं ना, उसमें हमने देखना होता है कौन से सेल ज्यादा है और कौन से सेल कम है, और पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर अगर कोई एलर्जी एलिमेंट है या उसको काफी ज्यादा पहले वर्म्स वगैरह का इन्फेक्शन हुआ था पहले प्रीवियस लाइफ के अंदर जो है, अगर पैरासाइट्स वगैरह, या वो किसी ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहा है जहाँ पे हाइजेनिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है कि पैरासाइट्स या फूड वगैरह से जो है वो आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो उस पेशेंट के अंदर इओजिनोफिल का अगर लेवल ज्यादा और डिस्निया वगैरह रेस्पिरेटरी साइन सिम्टम है, कफ है, इओजिनोफिलिक लेवल ज्यादा है, तो ये होती है इओजिनोफिलिक जो है न्यूमोनाइटिस जो है, मतलब उसको इओजिनोफिलिया होगा पहले। क्लियर है कि नहीं। अब जब ये इओजिनोफिलिया जो है वो ब्रोंका एल्वोलाई वगैरह को डैमेज करेगा, एल्वोलाई वगैरह को डैमेज, अब ये डिफरेंस क्या, एज्मा से क्या डिफरेंस होता है इसका। एज्मा भी एलर्जी के बाद होता है ना, एज्मा जो है वो लार्ज एयरवे की डिजीज है। जो पल्मोनरी इओजिनोफिलिया डेवलप होता है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। अब ये न्यूमोनाइटिस ये डिजीज किस लेवल की है, ये डिजीज जो है वो एल्वोलाई के लेवल पे हो रही होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वोलाई, इसको एलर्जिक एल्वोलाइटिस भी कहा जाता है, एलर्जिक एल्वोलाइटिस। क्लियर है, अब ये एल्वोलाइटिस जो है वो
मतलब एल्वोलाई के लेवल पे इयोसिनोफिल ज्यादा है और इन्फ्लेमेशन एल्वोलाई के लेवल पे है, इयोसिनोफिल ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई के लेवल पे है। अगर ब्रोंकाई के लेवल पे हो तो चलो मैं उसको एस्थमा बोलूंगा, फिर वहां पे हिस्टामिन रिलीज होगा तो एस्थमा हो जाएगा। अगर यही इन्फ्लेमेशन डीप लेवल पे हो तो ये एस्थमा नहीं कहलाएगा, इसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहा जाता है। और इसमें पेशेंट का जो है ना इयोसिनोफिल का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। क्लियर है, पेशेंट का इयोसिनोफिल का लेवल ज़्यादा होता है। पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर आपको कोई ना कोई उसकी एलर्जी की हिस्ट्री मिलेगी, या कोई उसको स्किन का डिसऑर्डर होगा, एक्जिमा, स्किन कहीं भी इचिंग होती है स्किन पे, एक्जिमा, ये प्रीवियस उसको हिस्ट्री होगी, कोई ना कोई एलर्जी डिसऑर्डर होगा। और या फिर उस पेशेंट को ना काफ़ी ज़्यादा पैरासाइट्स वगैरह उसके अंदर गए हुए हैं, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होता है। सेकेंडरी ईओसिनोफिलिया डेवलप होता है, फिर ये ईओसिनोफिल जो है लंग्स के अंदर इकट्ठे होकर एल्वोलाई को डैमेज करते हैं। ठीक है, इसको कहते होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। आज की इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।